जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे बृहद हिमालय के बारे में, जिसको महान हिमालय की भी संज्ञा दी जाती है, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसके पिछले वाली क्लास में हमने चर्चा किया था ट्रांस हिमालय के बारे में। जो भी पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा करके देख लें। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग अब जो है बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको मैं यहाँ पर डायग्राम से समझाऊंगा और वो आपको स्थिति भी पता चलेगी कि कहाँ पर क्या स्थित है, कहाँ पर क्या नहीं स्थित है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, बृहद हिमालय, जिसको हम महान हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्लैश लगा करके लिख लेंगे क्या, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, ये सब आप इसके क्या हैं, इसके नाम हैं। ठीक है, क्या है, इसके नाम है। अब देखिए, अभी तक हमने चर्चा किया था ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में हमने क्या समझा था कि ट्रांस हिमालय क्या था, अगर हम भारत से बढ़ना शुरू करते हैं, अगर हम भारत की ओर से चलना शुरू करते हैं, तो हमको सबसे कहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे उत्तरी जो है, सबसे उत्तर में हमको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम उधर से तिब्बत साइड से अगर हम आते हैं, ठीक है, अगर हम तिब्बत साइड से देखते हैं, मतलब चीन वाले क्या कहेंगे कि चीन वाले अगर देखेंगे तो वो कहेंगे कि भाई सबसे पहला हमारा क्या देखने को हमको मिलेगा, ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के बाद फिर हमको बृहद हिमालय देखने को मिलता है। तो चीन की ओर से अगर भारत वाले क्या कहेंगे भाई चीन की तरफ से कि जहाँ जो हमारा ये बृहद हिमालय है वो ट्रांस हिमालय की किसके दक्षिण में स्थित है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में बृहद हिमालय स्थित है, और शिवालिक हिमालय के उत्तर में क्या है, बृहद हिमालय स्थित है। समझ में आ गया? इतनी बात अपने कॉपी में ये चीज़ लिख लीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारा टेथिस हिमालय था, जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसको हम टेथिस हिमालय की संज्ञा भी देते हैं, तो हमारा जो टेथिस हिमालय था बालक, वो हमारा टेथिस हिमालय किससे बना था, हमारा निक्षेपों से बना था, जिससे उसको हम निक्षेपित हिमालय भी कह देते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारा जो हमारा ये बृहद हिमालय है, ये हमारी आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो ये बृहद हिमालय है ये किससे बना है, आर्कियन चट्टानों से बना है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे किससे बना है, आर्कियन चट्टानों से निर्मित है, आर्कियन चट्टानों से बना है। इसके पहले मैंने 2 पॉइंट आपको बताया, वो चीज़ आप लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि कहाँ पर इसकी स्थिति है। ठीक है, ये बात आप समझिए। अब ये क्या है, आर्कियन चट्टानें अगर मैं बात करूँ, आर्कियन चट्टानें हमारी क्या थी, आर्कियन चट्टानें हमको देखने को मिलता है आर्कियन, जिसको हम रॉक कहते हैं, आर्कियन रॉक, जिसमें हमारी ग्रेनाइट आ जाती हैं, ग्रेनाइट नीस भी हमको देखने को मिलती है। ग्रेनाइट नीस से क्या है, ग्रेनाइट नीस से बने हैं। हमारी जो ये ग्रेनाइट है बालक, ये हमारा क्या है, आग्नेय चट्टान है। क्या है, आग्नेय, इग्नियस रॉक जिसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान है। और ये हमारी क्या है, रूपांतरित चट्टाने से निर्मित है, रूपांतरित होती है। नीस जो हमारी होती है, क्या होती है, रूपांतरित चट्टान होती है। अब देखिए, हमारी क्या है, ग्रेनाइट और नीस से ये निर्मित है। ग्रेनाइट नीस, हम इसको क्या कहेंगे कि हमारा ये जो है ये किससे निर्मित है, बृहद हिमालय आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। ये तो मैं इसके अंदर की चीज़ें आपको मैं बता दिया हूँ कि ये चीज़ें आएंगी यहाँ पर। समझ में आ गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसकी जो औसतन इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा चोटियाँ हमको देखने को मिलती हैं। कह सकते हैं कि हिमालय की सबसे ज़्यादा चोटियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें कितनी चोटियाँ, तो लगभग में 14 चोटियाँ हमको यहाँ पर इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिसको हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी इसकी औसतन ऊंचाई इसकी कितनी होती है। औसतन ऊंचाई इसकी बालक लिख लेंगे आप 6000, कितना है,
6000 मीटर। औसतन क्या है, इसकी ऊंचाई है, और इसकी औसतन चौड़ाई जो है, औसतन चौड़ाई यहाँ पर लिख लेंगे। ये क्या है, ऊंचाई हो गई आपकी, और ये आपकी चौड़ाई तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर क्या हो जाएगी, इसकी औसतन चौड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चौड़ाई होती है किसकी भैया, वृहद हिमालय की। औसतन ऊंचाई 6000 मीटर और औसतन चौड़ाई इसकी, मतलब ये कितने में देखने को मिलता है, तो औसतन इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 25 से 30 किलोमीटर यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहीं पर हमारी क्या होती हैं, सबसे सर्वोच्च चोटियाँ भी हमको देखने को मिलती हैं। अब हम अगर बात करें अपनी, अगर हम चलते हैं यहाँ पर, कुछ चोटियाँ हैं जो कि 8000 मीटर से भी ऊंची हैं। माउंट एवरेस्ट अगर हम बात करें, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है, इसकी क्या है ऊंचाई, 8848 मीटर है। अभी हम सारी घटनाएं समझते हैं। तो यहाँ पर हमको ये औसतन, अगर हम समुद्र तल से जो भी हमको, अगर काफ़ी बच्चे ये नहीं समझ पा रहे होंगे सर ये औसतन कैसे लिया जाता है, तो औसतन एक माप होती है कि ये हमारी औसतन मतलब इतनी से नीचे क्या होंगी, इतने से नीचे नहीं हो सकती, लेकिन इतनी है, इतनी मान लिया जाता है, एक औसत ले लिया जाता है कि इतनी चौड़ाई होंगी, ठीक है ना, इतनी ऊंचाई इसकी होती है। मतलब समुद्र तल से कहाँ से नापा जाता है, समुद्र के तल से जितनी भी भूस्थल आकृतियाँ होती हैं सारी कहाँ से नापी जाती हैं, समुद्र तल से उसको डिसाइड करते हैं उसकी ऊंचाई को। समझ में आ गया, कहाँ से, समुद्र तल से। अब देखिए अगर मैं आगे बात करूं कि अब इसकी हम चोटियों की तरफ चलते हैं। ध्यान से समझिए, चोटियां यहाँ पर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब देखिए चोटियों से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इतनी बातें आप लोग लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है। जो भी पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा कर के पिछली क्लास देख लें। इससे आपको हर जगह, अगर आप मेंस भी लिखने जा रहे हैं तो आपको इतनी जानकारियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, इतनी जानकारियाँ आपको, अगर आप CGL CHSL या आप SSC के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों तो यहाँ पर आपको इतनी जानकारियाँ, मैं UP PCS PCSJ कोई भी आप अगर स्टेट लेवल का BPSC वगैरह दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नोट्स बस बनाते रहिए। UPSC का आप IAS का जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या उसका मेंस लिखने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर वो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। वो भी चीज़ें बस आपको लिखने का, इतने सारे मैं यहाँ पर पॉइंट दे दूँगा आपको जो कि आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, और वहाँ पर आप उसको लिख करके बस आपके लिखने का तरीका होना चाहिए। बाकी आपको वहाँ पर UPSC के भी आप एग्ज़ाम यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ से आप पूरी ज्योग्राफी आपको मैं UPSC CGL CHSL सारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी चल रहे हैं सबको मैं लेकर के चल रहा हूँ, इतना ध्यान रखिएगा। बेहतरीन, बस आप नोट्स बनाते रहिए, उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर मैं आगे बात करूं इसकी चोटियों में अगर हम चलें कि इसकी चोटियां कैसी हैं, तो चोटियां में हमेशा मेरा एक काम है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो मेरी उम्मीद होती है कि मैं आपको किससे एक डायग्राम बना करके समझाऊं, ठीक है ना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। काफ़ी बच्चों को टीचर होते हैं जो कि आपको ऐसे समझा करके निकल जाते हैं, लेकिन मैं समझा करके यहाँ नहीं निकलने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। इसलिए कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से डायग्राम, अगर आपको कभी मेंस में भी आप लिख रहे हैं, जिससे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेंस में भी अगर आप कभी लिखने जा रहे हैं और वहाँ पर अगर आप डायग्राम से अगर बना करके दिखा दिए एग्ज़ामिनर को, तो एग्ज़ामिनर वहीं पर देख लेगा कि बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है और वहीं से नंबर दे देगा वो, ठीक है ना। इतना समझ लीजिएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए मैं अगर डायग्राम देखता हूँ बालक, कुछ इस प्रकार से हमारा ये है, कुछ इस प्रकार से चापाकार हमारी क्या है, हिमालय बना है। मैंने पिछली क्लासों में डिस्कस किया है कि किस प्रकार से है चापाकार, ये इसकी आकृति है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा लास्ट क्या देखने को मिलेगा, सबको पता होगा, याद आया बालक, पिछली क्लास में मैंने बताया था नमचा बरवा पर्वत, जिसको नमचा बर्मा के नाम से भी जानते हैं। इधर आपको देखने को मिलेगा नंगा पर्वत,
यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, नंगा पर्वत यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बताई थी। अब देखिए यहाँ से अब बात शुरू होती है कि अब देखिए यहाँ के इसके बीच में ये हमारा क्या है, वृहद हिमालय है। वृहद हिमालय हमारा ये बना हुआ है। जो पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें कि इसके बारे में मैंने क्या समझाया था। जब शुरू में मैं पढ़ाना शुरू किया था तभी मैंने हिमालय को बताने से पहले मैंने हिमालय जब शुरू किया था तो पहली ही क्लास में बता दिया था कि कितनी इसकी चौड़ाई है, कहाँ से ये चौड़ा है, कहाँ से ये पतला है, सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लासेस में डिस्कस की हैं, जो कि आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए वहाँ पर अब यहाँ से अगर हम इधर से शुरू करते हैं कि हमको यहाँ से हम पर्वतों की इसकी हम जो है चोटियों इनकी हम बात शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, चोटियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी K2। K2 समझ में आया क्या देखने को मिलेगी भैया, K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपकी भारत की सबसे सर्वोच्च ध्यान रखना, भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर है या चोटी मानी जाती है। समझ में आया। ये आपकी कहाँ पर स्थित है, ट्रांस हिमालय में है। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रांस हिमालय में ये आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर उत्तराखंड वाले भाग में, कहाँ पर आ जाऊँ, अभी मैं स्टेट भी बता दे रहा हूँ कि कौन सी चोटी कहाँ पर है। पहले आप नाम लिखेंगे, पहली आपकी हो जाएगी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ क्या हो जाएगी, बद्रीनाथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बद्रीनाथ के बाद आप नाम सुने होंगे केदारनाथ। समझ में आया, क्या सुने होंगे, केदारनाथ। फिर उसके बाद आपको अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपको जहाँ पर आप देखेंगे कि तीसरी आपको चोटी जो है वो आपको कामेट के नाम से देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, कामेट के नाम से देखने को मिलेगी। कामेट ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है, जिसको आप समझेंगे। कमेट कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कमेट कहाँ पर स्थित है। कमेट जो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पर एक और देखने को मिलेगी शिखर, जिसको हम कहते हैं नंदा देवी पर्वत। ये आपकी क्या है, ये आपको पर्वत यहाँ पर, ये पर्वत आपके कहाँ पर हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपके पर्वत कहाँ स्थित हैं बालक, ये आपके उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया, यूके में लिख दिया हूँ, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा। क्या हो गई, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट और नंदा देवी पर्वत क्या हो गए, ये आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपके उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात चलता हूँ कहाँ पर, नेपाल की ओर। नेपाल में अगर मैं चलता हूँ, नेपाल में अगर चलता हूँ बालक, तो नेपाल में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी ध्यान रखना, धौलागिरी। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगी अन्नपूर्णा, ठीक है ना। अन्नपूर्णा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहले आपको धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा के बाद मनसालू देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, मनसालू देखने को मिलेगी। थोड़ा मैं और इधर लिखे इसको बना रहा हूँ, इधर खींच रहा हूँ इधर, ठीक है। थोड़ा मैं और इसको नीचे की ओर ले जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ये आपका क्या है, नमचा बरवा है। मनसालू यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर आप यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसका नाम है मकालू। अब देखिए मकालू यहाँ पर तो आपको देखने को मिल गई। अब देखिए ध्यान रखिएगा, इसी के जस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट।
ध्यान रखिएगा क्या देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, ये सबसे बड़ा मैं इसको बनाए दे रहा हूँ जो कि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ से आपका इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नेपाल में देखने को मिलता है। कहाँ पर, नेपाल में देखने को मिलता है। समझ में आ गया। पहली हो गई आपकी धौलागिरी, अन्नपूर्णा और फिर मनसालू और फिर मकालू। क्या हो गई, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू और मकालू, ये और फिर उसके बाद आपको माउंट एवरेस्ट यहीं पर देखने को मिलती है। कहाँ पर बालक, नेपाल में देखने को मिलती है। अब अगर मैं चलता हूँ भैया सिक्किम में, सिक्किम की अगर मैं बात करूँ तो सिक्किम में एक बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगी शिखर, जिसका नाम जो चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। सिक्किम की कुछ इस प्रकार से सिक्किम है। इस प्रकार से हम मैप देखेंगे तो हमको यहीं पर ये वाले भाग में यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगी, कंचनजंगा। समझ में आ गया, क्या देखने को मिल जाएगी, कंचनजंगा चोटियाँ पर्वत देखने को यहाँ पर मिलती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप लिख लेंगे नमचा बरवा, ये आपको कहाँ पर है, सिक्किम में, सिक्किम में है। ये आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो मैंने चारों को मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। देखिए ये आपकी क्या है, K2 जो कि आपकी ट्रांस हिमालय में है। बृहद हिमालय की जो हमारी बृहद हिमालय की जो बृहद चोटियाँ हैं, बृहद हिमालय की जो मानी जानी चोटियाँ होती हैं, यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है। अब देखिए बृहद हिमालय की जो मानी जानी चोटियाँ हैं, पहला है आपका यहाँ पर आपको ट्रांस हिमालय जो कि आपका K2 देखने को मिलता है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत की सर्वोच्च शिखर है। और फिर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बीच में इधर आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में आप आएंगे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट और नंदा देवी पर्वत यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। फिर आप आएंगे नेपाल में, नेपाल में आपको देखने को मिलेगी धौलागिरी, फिर आपको देखने को मिलेगी अन्नपूर्णा, फिर आपको देखने को मिलेगी मनसालू, उसके बाद आपको मकालू देखने को मिलती है। यहीं पर नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट भी है। अब देखिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के भी नाम से जानते हैं। कहाँ पर, नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। और सागरमाथा और चोमोलुंगमा कहाँ कहा जाता है, चीन में कहा जाता है। तो सागरमाथा भी इसको कहते हैं, सागरमाथा जिसको आकाश की देवी कहा जाता है। समझ में आया। इतनी ऊंची है कि इसको क्या कहते हैं नेपाल में, ये कहाँ का नाम है, नेपाल का। लिख लेंगे आप, नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से और चीन में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमोलुंगमा। समझ में आया। कहाँ पर, चीन में। ध्यान रखेंगे कहाँ पर बालक, चीन में या तिब्बत वाले देखने को मिलता है। चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है किसको, माउंट एवरेस्ट को। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा जिसको कहते हैं आकाश की देवी, क्या माना जाता है, आकाश की देवी समझा जाता है। और चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जानी जाती है। कौन, माउंट एवरेस्ट। ध्यान रखेंगे ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तो ज़रूर पूछ लेता है बालक कि चोमोलुंगमा किसको कहते हैं। समझ में आया। चोमोलुंगमा किसे कहते हैं या आकाश की देवी किसको कहा जाता है, आकाश की देवी किसको कहा जाता है और किस देश में है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट का ही एक नाम है। ध्यान रखेंगे जो कि आपकी सबसे सर्वोच्च चोटी है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि जो हमारा फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है भूटान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर हम इधर फिर अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपको नमचा बरवा पर्वत देखने को यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आप लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका डायग्राम। अगर मैं अब बात करूँ कि सबसे छोटी और सबसे ऊंची, तो यहाँ पर आप लिखते जाएंगे एक एक करके। सबसे ऊंची आपको माउंट एवरेस्ट,
माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर क्या हो जाएगी, 8,848, ये सबसे ऊंची है। क्या है, सबसे ऊंची। फिर ये सबसे पहली नंबर यहाँ पर डाले दे रहा हूँ, पहली नंबर। फिर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दूसरी आपको देखने को मिलता है K2, जिसको भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, आपकी ट्रांस हिमालय में देखने को मिलती है। ट्रांस हिमालय में मिलती है। कहाँ पर मिलती है बालक, ट्रांस हिमालय में मिलती है। फिर आपकी हो जाएगी तीसरी। इसकी अगर मैं बात करूँ कि ये कितनी है, तो 8,611 मीटर। ध्यान रखेंगे, ये आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। फिर आपकी हो जाएगी कंचनजंगा। कंचनजंगा आपकी कहाँ पर देखने को मिलेगी, सिक्किम में देखने को मिलती है। इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो इसकी 8,598 होती है मीटर। कितनी, 8,598 मीटर होती है। और चौथी आपको देखने को मिलेगी महाकालू, जो कि आपकी कहाँ पर है, नेपाल में देखने को मिलती है। कहाँ पर, नेपाल में देखने को मिलती है। इसकी कितनी हो जाएगी, 8,481 मीटर। समझ में आ गया। ये आपकी सारी की सारी एकदम ट्रांस हिमालय को मैं एकदम निचोड़ निकाल दिया हूँ यहाँ पर एक फिगर में। समझ में आ गया। तो क्या कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च शिखर कहाँ पर है, आपको सर्वोच्च चोटियाँ आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो आपको सर्वोच्च चोटियाँ आपको कहाँ पर देखने को मिल रही हैं बालक, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिल रही हैं बालक, नेपाल में देखने को मिलती हैं। पहली तो आपकी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में देखने को मिल गई। फिर आपकी कंचनजंगा जो कि आपको सिक्किम में ही है, सिक्किम के बाद महाकालू में भी देखने को मिल गई। तो ये आपकी कहाँ पर है, सबसे सर्वोच्च चोटी वाला देश जो है, सबसे सर्वोच्च चोटी आपको कहाँ पर देखने को मिल गई, यहाँ पर नेपाल में देखने को मिलती है। तो इसको सर्वोच्च चोटी वाला देश भी कह देते हैं, या सर्वोच्च चोटी वाला, ये समझ में आ गया। सर्वोच्च चोटियाँ कहाँ पर, कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए कि सर्वोच्च चोटियाँ कहाँ पर स्थित हैं, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च चोटियाँ कहाँ पर स्थित हैं, जो कि कहाँ पर स्थित हैं, नेपाल में देखने को मिलती हैं। कौन सी है, पहली हो गई आपकी माउंट एवरेस्ट, हमको यहाँ पर देखने को मिल गई। और भी हैं, ये भी आपकी सर्वोच्च चोटियाँ, महाकालू भी हैं, अन्नपूर्णा भी हैं, ठीक है ना। ये सारी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं इनकी बात करूँ धौलागिरी की, तो इसकी अगर आप लिखना चाहें तो 8172 है। कितना है, 8172 है। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप लिखने के वो हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। अन्नपूर्णा आपको 8091 है, मीटर है, सब ध्यान रखना क्या है, मीटर है। और मनसालू जो है 8163 है बालक। कितना, 8163 मीटर है, 8163 है। फिर उसके बाद आपका हो गया माउंट एवरेस्ट, तो मैंने बता दिया ही। और फिर उसके बाद महाकालू है 8481 मीटर। समझ में आ गया, जो कि यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे सर्वोच्च कहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, नेपाल वाले क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। कहाँ पर देखने को मिल रही हैं, नेपाल वाले देश में, नेपाल देश में आपको क्या देखने को मिल रही है, सबसे सर्वोच्च चोटियाँ देखने को मिलती हैं। अब बताइए, अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भैया ये बताओ कि इतना क्या कम है, इतनी आपको डिटेल में मैंने बृहद हिमालय पढ़ाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं यहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन बनेगा तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? मैं आपसे कमेंट में जवाब इसका लेना चाहूँगा कि यहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन बनता है तो आप क्या इसके नहीं कर पाएंगे कि भाई कौन से देश में, मैंने आपको देश भी बता दिया, किस देश में कौन सा है, किस राज्य में भारत की कौन सी चोटी स्थित है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दी है एक प्रकार से, ठीक है ना। सबकी एक एक ऊंचाइयाँ भी लिख दी है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्या है, दिक्कत भी ना हो। कंचनजंगा के हाँ लिखा है यहाँ पर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहीं पर आपका बृहद हिमालय यहीं तक है,
जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है। जब मैं कुछ बचे हैं इसमें टॉपिक जो कि जिसको आप कहते हैं दर्रा, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होंगे सर इसका दर्रा ना बताएं, अभी दर्रा नहीं बताएं। मैं दर्रा आपको बाद में बताऊंगा। जब मैं एक टॉपिक यहाँ पर अगर मैं बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको याद करने में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जिससे कि मैं आपको क्या करूँगा, दर्रा जो है आपको मैं नेक्स्ट जब दर्रे की मैं क्लास लूँगा, एक दर्रे की भी क्लास होगी जिसमें आपको भारत के सभी दर्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे और किससे जोड़ता है, कौन सा दर्रा किससे जोड़ता है, सारी उसमें चीज़ें हम समझेंगे। समझ में आया? पूरा लेके उत्तर से दक्षिण तक जितने दर्रे हैं, पूरब से पश्चिम तक जितने दर्रे हैं, सारे हम समझेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे, सभी दर्रों के बाद हम करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहीं तक है आपका वृहत हिमालय और यहाँ से आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जो भी मैंने पहले 2 पॉइंट बताएं, 3 पॉइंट, उसको आप अपने कॉपी में लिख लिए होंगे और वो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि हमारा जो ट्रांस हिमालय है वो किससे बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको निक्षेप भी दे देगा, ठीक है ना, टेथिस सागरीय निक्षेप भी दे देगा। तो कन्फ्यूज़न आपको जब आप यूपीएससी की जब आप प्री में बैठेंगे या यूपी पीसीएस या बीपीएससी या किसी स्टेट एग्ज़ाम के पीसीएस किसी स्टेट एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन उठा सकता है। वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भैया किससे बना है ट्रांस हिमालय, तो टेथिस निक्षेप दे देगा, निक्षेप भी दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखेंगीगा, जिससे कि मैंने पिछली क्लास में सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है। जो भी नहीं देखे हैं वो जा करके वहाँ से देख लेंगे। और बाकी रही बात इसकी, तो इसकी क्या है, ये आर्कियन युग की चट्टानों से ये निर्मित है। ये आपके मैंने उसमें बता ही दिया है बृहद हिमालय। तो यहीं तक है आपका बृहद हिमालय। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट हिमालय की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। दर्रा मैं लूँगा क्लास, जो भी बच्चे जो पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा कर के पिछली क्लास देख लें, और कोई डाउट है वहाँ से तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको डिस्कस करूँगा क्लास में, ठीक है ना। मिलते हैं, बने रहिएगा। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं मस्त एकदम शानदार लेकर के, तबाही मचाएंगे भाई, एकदम तबाही, ठीक है ना। तब तक के लिए बने रहना। जय हिंद।